49 दिनों तक चला आंदोलन, 3 दौर की बातचीत और सरकार ने मांगों पर सहमति अब जता दी है। आखिरकार जंतर मंतर खाली हो गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आंदोलन नहीं बल्कि विपक्ष की राजनीति है। जिस आंदोलन को विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने का प्रयास किया, जिसके मंच पर विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे एकजुट दिखाई दिए, वो आंदोलन अब खत्म हो चुका है। ऐसे में सवाल अब उठने लगे हैं कि अब विपक्ष की आखिर अगली रणनीतियां क्या होंगी। क्या विपक्ष को अब नया राजनीतिक नैरेटिव अब तलाशना पड़ेगा? देखिए आप। हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। और इसी के साथ 6 जून से जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया। 49 दिनों तक चले इस प्रदर्शन का अंत बातचीत की टेबल पर हुआ। सरकार और सीजेपी के बीच 3 दौर की बातचीत हुई और तीसरे राउंड के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। सीजेपी ने जंतर मंतर खाली कर दिया, प्रदर्शनकारी वापस लौटने लगे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल विपक्ष को लेकर खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस आंदोलन को विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने की कोशिश की, वो हथियार अब विपक्ष के हाथ से निकल गया है। सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक ने पूरे विपक्ष का एजेंडा फेल कर दिया। सरकार ने ऐसी रणनीति बनाई कि पूरा विपक्ष धाराशायी हो गया। आपको बता दें कि 6 जून को अभिजीत दीपके दिल्ली आए थे और इसी दिन से जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन शुरू किया था। फिर सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। आंदोलन बढ़ता देख विपक्ष के नेताओं को एक मौका मिल गया। विपक्ष को लगा कि खोई हुई सियासी जमीन को हासिल करने का यही समय है और सही समय है। फिर क्या था? विपक्ष के नेताओं ने सीजेपी के इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और इसे सियासी तौर पर भुनाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल तक न सिर्फ आंदोलन के साथ खड़े हो गए, बल्कि पूरी तरह से इस आंदोलन को हथियार बनाना शुरू कर दिया। सीजेपी के कंधे पर सवार होकर विपक्ष अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में जुटा था। दावा किया गया कि यह आंदोलन सरकार के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन बनेगा, लेकिन बातचीत शुरू होते ही पूरा घटनाक्रम बदल गया। विपक्ष जिन मंसूबों को लेकर आगे बढ़ रहा था, वो एक झटके में नाकाम हो गया। एक तरफ आंदोलन चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सीजेपी और सरकार के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। सरकार पूरी तरह से हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार थी। 3 राउंड की वार्ता के बाद ही रास्ता निकल गया और विपक्ष जितने बड़े बड़े दावे के साथ आगे बढ़ रहा था, वो सब एक झटके में फेल हो गए। कल यानी कि 24 जुलाई को सरकार और सीजेपी की बातचीत हुई थी। इसमें सरकार का 2 मुद्दों पर रुख सकारात्मक था, जबकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा था कि अगले दिन बात करेंगे। सरकार और सीजेपी के बीच तीसरे राउंड की बातचीत होती, उससे 1 घंटे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सब कुछ यहीं से साफ हो गया। सीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा और तीनों मांगे पूरी हो गई। जाहिर है आंदोलन खत्म करने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। 37 दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे, ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन एफआईआर को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अगेंस्ट ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपनों को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी की मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो
जो तीसरे राउंड की बातचीत से पहले ही हो गया। दूसरी शर्त थी कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जो एफआईआर हुई है वो वापस हो, जिसे सरकार ने मान लिया। तीसरी ये कि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा मिले, जिस पर सरकार ने उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम। जिस आंदोलन के जरिए विपक्ष सियासी बिसात बिछाने की कोशिश कर रहा था वो अब खत्म हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि सीजेपी के कंधे पर सवार विपक्ष अब क्या करेगा। सरकार के एक एक्शन ने विपक्ष की रणनीति ध्वस्त कर दी। क्या विपक्ष के सारे मुद्दे अब हवा हवाई हो गए? बहरहाल तीसरे राउंड में जब सीजेपी और सरकार की बात बनी, उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया था। इस्तीफे में प्रधान ने कहा, 10 दिनों की घटना से मेरा मन दुखी था। कुछ लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की। भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। जंतर मंतर की स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं। छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगी में ना उलझे। छात्रों से पढ़ाई और करियर पर ध्यान देने की अपील। युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हमारा संकल्प। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं। युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। बहरहाल प्रधान के इस्तीफे और सीजेपी सरकार में बात बनने के बाद अब गेम पूरी तरह पलट गया है। खेल बदल चुका है और विपक्षी एजेंडा फेल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बेशक सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन बिहार बंद था। सड़कों पर बेकाबू बवाल था। कहीं आगजनी, कहीं पथराव, कहीं पुलिस से सीधी भिड़ंत और सीजेपी के गुंडों का पुलिस पर लगातार हमला होता रहा। राजधानी पटना से लेकर छपरा तक कई जिलों में आज के दिन हालात तनावपूर्ण ही दिखाई दिए। प्रदर्शन ने कई जगहों पर हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती तक करनी पड़ी। आखिर बिहार बंद रहा, कहां पर बवाल हुआ और कैसे इस बवाल ने हिंसक रूप लिया, उसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बिहार बंद और सड़कों पर बेकाबू बवाल। कहीं आग की लपटें उठी, कहीं पत्थरों की बरसात हुई, तो कहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। राजधानी पटना से लेकर छपरा, सीवान, औरंगाबाद, भागलपुर और कई जिलों में बंद के दौरान तनाव और टकराव जैसे हालात बन गए। कई जगहों पर जनजीवन थम गया, सड़कें जाम हो गई और हालात संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। सवाल लेकिन आज यही है, क्या लोकतांत्रिक विरोध की राह अब हिंसा और टकराव से होकर गुजरेगी? बंद के नाम पर बिहार के कई शहरों में सड़कों का मिजाज बदल गया। जहां आम दिनों में जिंदगी दौड़ती है, वहां आज टायर जलते हुए दिखाई दिए, नारे गूंजते रहे, सड़कें जाम रही और कई जगहों पर हालात तनावपूर्ण बन गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुई। पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज और बल का प्रयोग करना पड़ा। बंद का ऐलान भले ही कुछ घंटों का रहा हो, लेकिन इसका असर पूरे दिन बिहार की सड़कों पर साफ दिखाई देता रहा। सीजेपी का आंदोलन भले ही निर्धारित समय के बाद समाप्त हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कई सवाल। कई शहरों में जाम से लोग घंटों परेशान रहे। एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे, नौकरी पेशा लोग और आम नागरिक, इस बवाल की ये लोग सबसे बड़ी कीमत चुकाते नजर आए। लोकतंत्र में विरोध का। तो चलिए खबरों में आगे अब बढ़ेंगे। कल कारगिल विजय दिवस है। हमारी टीम कारगिल में मौजूद है, देखते हैं वहां की एक रिपोर्ट।
मांगे मोर, ये पूरा का पूरा नारा ऐसा गूंजा कि आप देखिए जवानों ने इस बत्रा टॉप पर भी किस तरह से जीत हासिल की थी। वो बड़ी ही आसानी से देख सकते थे कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं। बावजूद इसके हमारे वीर जवान पीछे नहीं हटे, डटे रहे। भारतीय सेना का मनोबल सबसे ज्यादा बढ़ाया था तो ये वही टोलोलिंग था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ के पीछे भगाया। उसके बाद रणनीतिक तौर पर ये पूरा का पूरा युद्ध एक अलग पड़ाव पर पहुंच गया था। कारगिल वार जो थी वो पाकिस्तान की लगातार चौथी बड़ी हार थी इंडियन आर्मी द्वारा। ये इंडियन आर्मी है जो उन पहाड़ों पे जाके उनको वहां से वापस भगाया। पापा ने देश के लिए कुर्बानी दी है, शहादत दी है और वहाँ पे हम आगे राज गौरव के क्षण महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और आज मैं कोई स्टूडियो में नहीं मौजूद हूं। आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वो जगह इस बात की गवाही देता है कि हमारे देश के जवान अपनी जमीन के एक टुकड़े को नहीं देंगे, भले ही अपनी जान दे देंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त करगिल में है। करगिल विजय दिवस को 27 साल पूरे हो गए हैं और आज शौर्य की एक एक गाथा ग्राउंड जीरो से हम आपको पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, टाइगर हिल है और इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ आएगा कि किस तरह से यहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। हमारे जवानों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला था। ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो अपने आप में बहुत सी कहानी समेटे हुए है। उस वक्त यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि करगिल युद्ध का ये सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण मोर्चा था। तकरीबन 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस चोटी पर पाकिस्तान ने मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी थी। यहां से श्रीनगर लेह हाईवे पर पूरी तरह से दुश्मन नजर रख सकता था और भारतीय सेना ने कई दिशाओं से एक साथ यहां पर हमला किया था। जवान रात के अंधेरे में लगभग सीधी चट्टानों पर चढ़े थे। कई दिनों तक यहाँ भीषण लड़ाई चली थी, जिसके बाद तस्वीरें आपने तो देखी ही। और ठीक इसके पीछे की अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये टाइगर हिल है और इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं जो कि है बत्रा टॉप। विक्रम बत्रा आपको याद ही होंगे, जिन्होंने ये संदेश दिया था, ये नारा दिया था अपने जवानों में जोश भरने के लिए कि ये दिल मांगे मोर। और ये दिल मांगे मोर, ये पूरा का पूरा नारा ऐसा गूंजा कि आप देखिए जवानों ने इस बत्रा टॉप पर भी किस तरह से जीत हासिल की थी। ये वही इलाका है जिसे आज पूरा का पूरा देश अपने आप में बत्रा टॉप के नाम से जाता है। विक्रम बत्रा की एक पहचान बना हुआ है और आधिकारिक तौर पर ये .4875 है। लेकिन विक्रम बत्रा की वीरता ने चोटी को इसकी अलग ही पहचान दी है। दुश्मन के बंकरों पर हमला करते हुए उन्होंने अपने साथियों की यहाँ जान बचाई, कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया। ऐसी लड़ाई में उन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि जितनी सीधी ये पूरी की पूरी चढ़ाई दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं विषम परिस्थितियों में, आप समझ लीजिए कि जुलाई का महीना है और जो हवा यहाँ चल रही है, जो ठंड यहाँ लग रही है, ऐसा लगता है कि आपके शरीर को भेद देगी। तो जरा अंदाजा लगाइए कि 27 साल पहले जब यहाँ पर विजय दिवस मनाया जा रहा था, जब यहाँ पर पूरी तरह से इलाके को फतह कर लिया गया था, किस तरह से विषम परिस्थिति में हमारे सैनिक यहाँ पर पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात कि जो दुश्मन है वो ऊपर की तरफ थे। वो बड़ी ही आसानी से देख सकते थे कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं। बावजूद इसके हमारे वीर जवान पीछे नहीं हटे, डटे रहे और आज करगिल पर पूरी तरह से भारत का कब्जा है। तो बने रहिए, ये स्पेशल सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं और करगिल युद्ध की एक एक कहानी आगे आपको बताएंगे। द्रास को दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर ठंड ऐसी होती है कि अगर सर्दियों की मैं बात करूं तो तापमान -40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। यहाँ पर एक आम इंसान के लिए खड़े रहना बहुत मुश्किल है और जरा अंदाजा लगाइए कि उस वक्त में हमारे देश के जवान किस तरह से देश के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे। लेमोजिन व्यू पॉइंट पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। कैमरा पैन करके मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे टोलोलुंग की इन पहाड़ियों को। आप देखिए किस तरह से जब लगातार दुश्मन जो है वो निशाना साध रहे थे, किस तरह से चकमा दिया था उन्होंने, झूठ बोला था उन्होंने कि सर्दियों में वो पहाड़ियों से नीचे उतर गए थे। इस पूरे इलाके में यही पैक्ट था कि जब जब सर्दी होगी, क्योंकि असहनीय सर्दी होती थी, तब भारतीय और पाकिस्तानी सेना जो है वो नीचे उतरेगी। लेकिन भारतीय सेना ने अपने वचन को रखा। भारतीय सेना नीचे उतर गई, पाकिस्तानी सेना वहां पर कब्जा जमाए बैठी रही। करगिल युद्ध में अगर किसी जीत ने भारतीय सेना का मनोबल सबसे ज्यादा बढ़ाया था तो ये वही टोलोलिंग था। यहाँ पर जीत हासिल की गई। इसके बाद द्रास सेक्टर की ये चोटी रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अहम
बन गई थी। दुश्मन यहां से लगातार आप देखिए नेशनल हाईवे पर नजर रख रहे थे। कई दिनों की कठिनाई के बाद यहां पर बड़ी सफलता मिली। मैं जरा आपको कैमरा पैन करके भी दिखाऊंगी, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर टोलोलिंग की इन पहाड़ियों को, और ठीक नीचे यहां पर आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे है। यानी कि इस पहाड़ी पर अगर कोई बैठा हो तो बहुत ही आसानी से नीचे क्या गतिविधि हो रही है उस पर नजर डाल सकता है। और ऐसे में ये जीत जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी मानी जाती थी, क्योंकि जैसे ही टोलोलिंग पर कब्जा किया गया, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ के पीछे भगाया। उसके बाद रणनीतिक तौर पर यह पूरा का पूरा युद्ध एक अलग पड़ाव पर पहुंच गया था, क्योंकि वहां से नेशनल हाईवे या नीचे जो एक्टिविटीज हो रही थी उस पर पूरी तरह से भारतीय सेना की नजर हुई। और धीरे धीरे फिर आगे जाकर आप देख सकते हैं कैसे बत्रा टॉप, टाइगर हिल, इन सभी इलाकों पर भारतीय सेना ने फतेह पाया। तो कुल मिलाकर जितना आसान ये आपको लग रहा है, उस दौर में ये इतना आसान नहीं था। हम भी यहाँ पर खड़े हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि उस वक्त में परिस्थिति कैसी रही होगी, और इसीलिए लगातार रिपब्लिक भारत भी हमारे जवानों को सलाम करता है। करगिल युद्ध की कहानी जब आपको हम बताते हैं तो सीधे उनकी जुबानी ये कहानी सुनना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा, उसमें सहभागी हुए और हमारे देश को आप देखिए किस तरह से दुश्मनों से बचाया। मेरे साथ इस वक्त एक वीर मौजूद है, मेरे साथ इस वक्त कर्नल रिटायर्ड आर.के. शर्मा मौजूद हैं, जिन्होंने करगिल के युद्ध में यहाँ पर दुश्मनों को देखिए किस तरह से पूरी तरह से धूल चटाया था। सर, सबसे पहले तो रिपब्लिक भारत आप लोगों की वीरता को सलाम करता है। हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो वेरी मच। उस टाइम पे मैं यंग लेफ्टिनेंट था एंड मेरी बटालियन 22 ग्रेनेडियर्स जो है वो बटालिक सेक्टर में लड़ी है। और ये कारगिल वार जो थी वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की लगातार चौथी बड़ी हार थी इंडियन आर्मी द्वारा। और मेरे को वहां पर टास्क किया था .5465 कैप्चर करने के लिए। इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन आई विल कट इट शॉर्ट कि में हमारा और पाकिस्तान आर्मी का आपस में बहुत ही जबरदस्त फायर चल रहा था, एक हिल से दूसरे हिल के बीच में। और नीचे मेरी टीम में अपनी टुकड़ी के साथ था, लेकिन मेरी जो ऊपर टुकड़ी डोमिनेटिंग थी, उन्होंने इतना जबरदस्त फायर डाला उनके ऊपर कि उन्होंने डर के मारे अपना व्हाइट फ्लैग दिखाना शुरू किया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करो। पाकिस्तान की सेना ने जब उनको लगा कि अब आक्रामक हो रहे हैं आप लोग और ये युद्ध जीतने की तैयारी में है, तब वो शांति की बात कर रहे थे। लेकिन ये वही पाकिस्तानी सेना है जिन्होंने पहले कहा कि हमारी सेना तो ऊपर मौजूद ही नहीं, ये तो कुछ मुजाहिदीन है जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कैसे आप लोगों ने इस पूरे युद्ध को मोड़ा और शांति की ओर ले? नहीं, इसमें आपको ग्रिट देखनी पड़ेगी इंडियन आर्मी की, किस तरह से इन्होंने किया है। ये इंडियन आर्मी का जज्बा है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस टाइम पे अगर यहाँ पर जिन स्थानों पर बैठे हुए थे पाकिस्तानी, उन पर अगर मतलब है कि हम बैठे होते तो दुनिया की कोई भी आर्मी हमारे को डिफीट नहीं कर सकती थी। और ये इंडियन आर्मी है जो उन पहाड़ों पे जाके उनको वहां से वापस भगाया और ये जो कैप्चर्ड लैंड है वापस उनके वहां से अपने हाथ में ली। मैं दर्शकों को जरा तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगी। सर जो बात कह रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन कैमरा पैन करके आपको दिखाएंगे। ये ऊंची ऊंची चोटियां आप देख सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की सेना जो है अलग अलग जगहों पर बैठा करती थी, और नीचे का जो आप रास्ता देख रहे हैं, कोई भी मूवमेंट अगर भारतीय सेना का होता था तो इन्हीं नीचे के रास्तों से होता था। ऐसे में दुश्मनों के सीधे सीधे निशाने पर आप होते थे। उसके बावजूद आप देखिए कि हमारे जवानों का मनोबल इतना ज्यादा तेज था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन को यहाँ पर उन्होंने धूल चटाई। सर, आपने किस तरह से, क्योंकि बहुत यंग लोग आपकी टीम में थे और कई बार हम देखते हैं कि उनको तैयार करने में कितना वक्त लगा, किस तरह से आपने अपनी टीम को तैयार किया? नहीं, जैसे ही मैंने जाके अपनी टीम को बताया कि मैं अपने सीईओ को बता के आ गया हूं कि सर मैं ये गारंटी नहीं देता कि मैं पोस्ट ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर मैं नहीं ले पाया तो मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा। और यही कहानी जाके मैंने अपने लड़कों को सुनाई। तो मेरे साथ अहीर लड़के थे अल्फा कंपनी के यादव्स, तो उन्होंने बोला कि सर आप तो सीईओ को बता के आ गए हो, ये अभी हमारी कौम की जिम्मेवारी बन गई है और हम रजांगला वाले हैं जहां पर 114 ने एक साथ जान दी थी, तो कोई पीछे नहीं हटेगा और हम .5465 लेके ही वापस आएंगे। उस टाइम पे मैंने वापस सीईओ को कॉल किया कि सर हमारे में से अगर कोई भी जिंदा वापस आता है विदाउट .5465 लिए तो उसको आप बेशक गद्दार डिक्लेयर कर देना। और हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ और 24 घंटे के अंदर दिए हुए टाइम में दुश्मन को परास्त करके हमने .5465 पर अपना तिरंगा लहराया और वापस फीडबैक दी। और ये बटालिक सेक्टर का हाईएस्ट पॉइंट था, अबव 17,000 फीट, जो इन अहीर लड़कों ने मेरे साथ मिलके कैप्चर किया।
देखिए, जब युद्ध की कहानी कही जाती है तो सिर्फ वीरता की कहानी हम कहते हैं, किस तरह से भारत ने इस युद्ध को जीता, इसकी कहानी हम कहते हैं। लेकिन आज एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जहां पर शहीदों के परिवार पर उस वक्त क्या बीत रही थी, और आज भी आप देखिए कहीं ना कहीं वो दुख उनके मन में होता है, लेकिन उससे ज्यादा सीने में गर्व होता है क्योंकि देश को हमने पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। एक वीर हमारे साथ अब तो नहीं है, बलदेव सिंह जी, लेकिन उनका परिवार इस वक्त हमारे साथ है, उनकी पत्नी इस वक्त हमारे साथ है, उनके भाई हमारे साथ हैं। सर, कैसे आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, क्या आप लोगों को शुरुआती दौर में पता चला? मैडम जी, जो चौंकी में होता है ना, वायरलेस गई है कि ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ भाई है इतना इतना नंबर है, उसका बोला गया है, घर में गया है क्योंकि वो शहीद हो गया है। ये आंसू आप देख रहे हैं, जो लोग बार बार देश के बारे में बातें करते हैं, देश को लेकर गद्दारी की बातें करते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी सर, तो आप देख सकते हैं भावुक हो गए, इतने साल हो गए हैं इस पूरी बात को, लेकिन इन परिवारों के बारे में आप सोचिए, इन्होंने अपनों को खोया है। आज भी जब वो मंजर याद करते हैं, बात करना चाह रहे थे हम और इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, क्योंकि वो मंजर ये कभी भूल नहीं सकते। किस तरह से अपने भाई को इन्होंने खोया, ये भूल नहीं सकते। और इन तस्वीरों को आप देखिए, इन आंसुओं को आप देखिए, बलिदान तो है ही, गर्व तो है ही, लेकिन इन सब के बीच सर बस आखिर में जो इस वक्त जवान हैं, क्या उनको आप कोई बात कहना चाहेंगे, या फिर जो उनके परिवार है उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, जवान तो लड़ता है लेकिन परिवार ही उसे मजबूत बनाता है। हाँ जी, जो आर्मी है वो एक बहुत बढ़िया आर्मी है जो सम्मानित करती है, अजय भी वो जिंदा है साढ़े वास्ते, जो सम्मानित होता है, कारगिल में बुलाया जाता है, हर जगह सानू सम्मानित किया जाता है, उसका नाम हर तरह रोशन किया गया है। और हम सभी को आप पे गर्व है सर, हम सभी को आपके परिवार पे गर्व है, क्योंकि बलदेव सिंह जी ने जो शहादत दी है उसको न देश भूल रहा है, ना ही हम भूल रहे हैं। परिवार यहाँ पर था और साफ तौर पर ये कहानी एक कहानी नहीं, ऐसे कई परिवार जो हैं वो बिखरे टूटे, लेकिन हिम्मत आप देखिए, हर साल यहाँ पर आते हैं करगिल विजय दिवस के वक्त, और किस तरह से आज भी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और अब आपको एक ऐसे बेटे से मिलाते हैं जो महज 4 साल के थे, लेकिन उनके पिता वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे ही परिवार से आप देखिए अमरदीप मौजूद हैं। अमरदीप, 4 साल बहुत छोटी उम्र होती है, आपको तब शायद समझ आदत दी, आज 27 साल के बाद यहाँ खड़े हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गर्व के साथ हम आज यहाँ खड़े हैं, और कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे आने का हमें मौका मिलेगा, और उस जगह, उस वीर भूमि पे जहाँ पे हमारे पापा ने देश के लिए कुर्बानी दी है, शहादत दी है, और वहाँ पे हम आकर आज गौरव के क्षण महसूस कर रहे हैं। काफी अच्छा लगा। परिवार में आपके कौन कौन है और किस तरह से ये जानकारी आप लोगों तक मिली थी? परिवार में बड़ी सिस्टर है और एक बड़ा भाई था, वो भी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद छोटा मैं हूँ, बड़ी सिस्टर एसडीएम है, मैं लॉयर हूँ जयपुर हाई कोर्ट में। तो इन्होंने, आर्मी ने इनवाइट किया था कि आपको श्रीनगर आना है और उस भूमि पे आना है जहाँ पे आपके पापा ने शहादत दी थी। तो आप तो बहुत छोटे थे, लेकिन आपकी माताजी भी हमारे साथ हैं। मैम, आपको तो सब कुछ याद होगा, किस तरह से जानकारी 12 तारीख में शहीद हो गए थे हमारे पास, तो 15 तारीख डेड बॉडी पहुंची, उस दिन पता चला था भाई शहीद हो गया। घर पहुंच गई थी डेड बॉडी जी, पता चला था। ये तो 4 साल का था। और कितने दिन थे यहाँ? 1 साल से। तो देखा आपने, परिवार यहाँ पर मौजूद है, और साफ तौर पर परिवार बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर वो लोग मौजूद थे।